सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। अमीर अब्बास साहब आज किसी मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम नहीं कर रहे, उनकी जगह ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर वज़ीर आला सिंध की नैब में पेशी है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी नैब में पेश हो चुके हैं। जाली बैंक अकाउंट्स का मामला भी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है, पाक लेन का भी है कि किस तरह से एक कंपनी बनाई गई और फिर सरकारी ज़मीन उसको अलॉट की गई। ये केस अलग चल रहे हैं, नए से नए केसेस सामने आ रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में भी डाला गया था और फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नाम निकाला गया था। ये सब चल रहा है और आज ही कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने देखा हेडलाइंस में भी उनका बयान चल रहा है कि ये के लिए अच्छा नहीं है। एक सूबे के वज़ीर आला को नैब में तलब करना विफाक के लिए अच्छा नहीं है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये सब कुछ 18वीं तरमीम के खिलाफ हो रहा है, ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्या होगा आने वाले दिनों में, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा, अब उनका ताज़ा बयान है जून का। और वो ये भी कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अगर वो करप्शन के तो हीरो बन जाते, लेकिन वो जीरो हो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया नसीम सिद्दीकी साहब ने, तजियाकार हैं, और शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ है। शौकत बसरा साहब, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये 18वीं तरमीम को इससे खतरा लाहक है, विफाक के लिए अच्छा नहीं है वज़ीर आला सिंध को नैब में बुलाना, और इल्जाम जो है वो हुकूमत पर लग रहा है कि वो ये सब करवा रही है। पहली बात ये है कि शायद कायरा साहब मेरे बड़े भी हैं और बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस्तदा खारिज कर दी थी, जिसके बाद ये केस ट्रांसफर हुआ इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद कोई इंडिया का हिस्सा तो नहीं है ना। इस्लामाबाद अगर हम वजीर आजम बन सकते हैं, 2-3 दफा टर्म्स में यहाँ वजीर बन सकते हैं, यहाँ से हम क्लेम करते हैं कि जी चारों सूबों बेनजीर इस्लामाबाद वही है जहाँ पर हम हुकूमत करते हैं और हमारा कैपिटल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ पर बुलवा लिया गया है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बेहतर होता अगर कराची में उनकी तहकीक तफ्तीश हो जाती, लेकिन अगर यहाँ भी हो गया है तो मेरे ख्याल में इसको बजाय इसके कि मैं अगर बेगुनाह हूँ, अगर मुझे कोई मैंने करप्शन नहीं की, लूट मार नहीं की, अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया, तो मुझे डर किस बात का, मुझे परेशानी किस बात की? मैं देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर हूँ, ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि आपको आवाम इस ऐसे मुद्दे पे बढ़ाती है। आप चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी पार्टी के हेड हो, तो आपको तो ये सीने पे हाथ मार के कहना चाहिए उसामा भाई कि आए मेरे खिलाफ, आप जहाँ तहकीकात करना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहते हैं। जी अच्छा जी, बसरा साहब, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? इन केसेस का क्या होगा? क्या बनेगा ये वज़ीर आला सिंध को बुलाकर? आपको लगता है कि कुछ साबित भी हो सकेगा? अभी तक कई केसेस पेंडिंग ही चल रहे हैं। माजी में हमने देखा सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि जनाब जरदारी साहब ने 10-12 साल केसेस भुगते, कुछ साबित नहीं हो सका। तो माजी को देखते हुए अगर मुस्तकबिल के बारे में हम पेशगोई करें तो वो तो यही लगता है कि इस दफा भी कुछ नहीं होगा, नैब कुछ साबित नहीं कर सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट। आप देखें कि जो पिछले केसेस में ये बरी हो गए थे, आज हाई कोर्ट में नैब ने जो अपील दायर की थी उसमें 2 केसेस पुराने वाले जो है, अपना एक हेलीकॉप्टर का केस था और एक पोलो ग्राउंड का, वो केसेस भी दोबारा खुलने लगे हैं। तो बात यह है कि ये सबूत गायब कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस है, उन्होंने पिछले एक जो रूलिंग थी उसमें कहा था कि ये माफियाज हैं, गॉडफादर है, ये लोग सबूत गायब कर देते हैं, केस चलने नहीं देते, इतना लंबा खींचते हैं, ये महंगे तरीन वकील कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि ये खातिर ख्वाह जो केसेस चल रहे हैं ये किसी न किसी अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। आपने देखा कि पनामा के बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी और दामाद के ख़िलाफ़ केस खुला, सुप्रीम कोर्ट में भी चला, नैब कोर्ट में भी चला, उसका फ़ैसला भी हुआ। तो जब मर्ज़ी का फ़ैसला कहीं से आ जाता है तो इनको कोर्ट अच्छा लगता है।
सकता है, और जब मर्जी का फैसला नहीं आता तो ये लोग उसके खिलाफ बयान देते हैं। अगर उनको आज वज़ीर आला को इस्लामाबाद बुला लिया गया था तो जैसे शौकत बसरा साहब ने कहा था, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में ही है। ये नैब कोड वही है जिसके चेयरमैन को पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर बनाया था। और ये जो फेक अकाउंट केसेस हैं, ये इस मौजूदा गवर्नमेंट ने नहीं खोले। ये 2015 से जब स्टेट बैंक और कुछ और बैंकों ने शिकायत की थी कि कुछ फेक अकाउंट्स खुले हैं और FIA ने तफ्तीश की थी, तो उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे, उन्होंने इन केसों को इनिशिएट करवाया था। वो 4 अरब से लेकर जब केस तफ्तीश बढ़ती गई, सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई, तो ये करते करते 200 अरब तक मामलात पहुंच गए। तो जब पाकिस्तान का इतना पैसा चुराया गया है, फेक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तो क्या इनका फैसला ना करें? क्या इनके कद जो है वो पाकिस्तान से बढ़े? जब पाकिस्तान पे मुसीबत आती है, पाकिस्तान में ये चोरी करते हैं, उस वक्त इनको कोई ख्याल नहीं आता। जब इनको बुला लिया जाए तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अपना ये इन्होंने जो है धरने शुरू कर दिए, या ट्रेन मार्च हो रही है। ट्रेन मार्च किस लिए हो रही है? क्या ये कोई हुकूमत? डॉक्टर अफनानुल्लाह जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अफनानुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, नौजवान सियासतदान है। अफनानुल्लाह, ये बात पंजाब के बारे में तो नहीं की जाती कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस हैं, और इसके साथ आप देख लें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम खान, उनके खिलाफ भी केसेस हैं, और दीगर लोग भी पंजाब के। लेकिन जब इस तरह से कोई बड़ी शख्सियत सिंध से हो, तो फिर सिंध कार्ड क्या हमारा माजी की वजह से ऐसा है कि जी ये विफाक के लिए अच्छा नहीं है कि आप वहां से लोगों को बुला रहे हैं और इस्लामाबाद लेकर आ रहे हैं? आप क्या कहते हैं इस पर? ये करप्शन कोई भी करे, चाहे वो किसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी कौम से हो, करप्शन तो गलती है, उसको कोई जस्टिफाई तो कर नहीं सकता। तो वो चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी से हो, मैं तो उसको सख्त तरीन अल्फाज में कंडेम करूंगा। और जहां तक बात है मनी लॉन्ड्रिंग की, या इवन मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो खाली है कहते हैं बाकी सूबों में भी होती है। तो मामला ये नहीं है कि जो करप्शन का सिर्फ सिंध से या क्या कहते हैं पीपल पार्टी से ताल्लुक है, इसका इस बात से भी ताल्लुक है कि भाई अगर आप पकड़ रहे हैं लोगों को, तो आप अक्रॉस द बोर्ड पकड़े, ताकि ये ना लगे कि वन साइडेड किस्म का मामला चल रहा है। अभी जो इशू है वो ये है कि वन साइडेड मामला है, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है ऊपर एतबार नहीं कर रहे। जो सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है अकाउंटेबिलिटी का, और ऐप को पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो उसके ऊपर इतना वन साइडेड कैसे? PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI सबके रहनुमाओं के ऊपर नैब ने केस किया हुआ है। इट्स नॉट वन साइडेड। नहीं, वन साइडेड है ना। देखें, अगर आप देखेंगे कि किस किस के लीडर जो है वो किधर किधर, अगर आप देखें ना, हलीमा खान साहबा की भी जायदाद है, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे पैसे लेके गई थी। हलीमा खान ने कभी हुकूमत तो नहीं, जुर्माना तो दिया उन्होंने, जुर्माना उनको भरना पड़ा है। तो अगर यही काम मियां नवाज शरीफ साहब भी कर दें, जरदारी साहब भी मान जाए कि जी ठीक है हम ये पैसे दे देते हैं, तो शायद उनकी भी बचत हो जाए। ये हुक्मरान रह चुके, हलीमा खान हुक्मरान नहीं रह चुकी। लेकिन जिसने भी करप्शन की है, चाहे वो कोई भी। अफनान आप बताएं। अच्छा, शौकत बसरा साहब, आप क्या कहते हैं इस पर कि हलीमा खान साहिबा के खिलाफ भी नैब में क्यों नहीं रेफरेंस जाता? मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूँ। मेरे भाई कह रहे थे कि वन साइडेड हो रहा है। चले, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर इस बात को मान लें, अगर मेरे पे इल्जाम है कि मैंने करप्शन की है, लूटमार की है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती डर किस चीज का, खौफ किस चीज का, परेशानी किस चीज की, धाड़े क्यों मार रहे हैं भाई? मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे तो सीने पे हाथ मार के मैं कहूंगा, आओ भाई, मेरी जहाँ की तहकीक करवानी है करवाओ, जहाँ से तफ्तीश करवानी है करवाओ। और ये नैब कवानीन, अगर मेरे भाई थोड़ा सा लॉ पढ़ा है, नैब कवानीन के अंदर मौजूद है कि आपकी तहकीक किसी भी सूबे में किसी भी अफसर से हो सकती है। प्रॉब्लम ये है, ये चाहते हैं कि हमारे केसेस पीपल्स पार्टी वाले वो सिंध में हो, और नून चीखो पुकार कर रही है कि हमारे लाहौर में हो। अच्छा, मैंने सिर्फ एक सवाल उठाना है मेरे भाई से। आप मुझे बताएं, हलीम खान जब पकड़ा जाता है, जो सीनियर वजीर है सूबे के अंदर, और वो पंजाब का सदर और खान साहब का राइट हैंड, उस वक्त तो नैब को कोई तबर्रे नहीं बोले जाते, नैब को गालियां नहीं दी जाती, इंसाफ का कोई कत्ल नहीं होता। उस वक्त तो कहते हैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं फिर ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप ये शोर शराबा करके आप इसको कमर्शियल बनाएं और लोगों की निगाह में ये मशकूक हो, तो आपको तो ये खुद कहना चाहिए, भाई आइए, हम अगर 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, अगर हम वजीर आला रहे हैं, हम वजीर रहे हैं,
तो क्राइम तहकीक तफ्तीश। और दूसरी बात, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया एक फिक्रा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, ये नैब कवानीन किसके हैं भाई? अगर गलत थे नैब कवानीन तो आप 10 साल हुकूमत में रहे, क्यों खत्म नहीं किए? वो तो बिलावल कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शौकत बसरा साहब, बिलावल कह रहे हैं कि हमें ये नैब कानून को बदल देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था, काला कानून है, डिक्टेटर्स का बनाया हुआ है, अब जब मौका मिलेगा खत्म करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम भुगत रहे हैं इसको। उस वक्त याद आया कि जब खुद पकड़े गए हैं, मुझे अभी तक याद है जब मियां नवाज शरीफ पकड़े गए थे सुप्रीम कोर्ट में, हमने मिठाइयां बांटी थी, उस वक्त मैं भी पीपल्स पार्टी में था, हमने बाकायदा ढोल बजाए थे, हमने कहा था मियां नवाज शरीफ ने करप्शन की लूटमार की, पकड़ा गया। उस वक्त नैब बिल्कुल अच्छा था। आज क्योंकि शौकत बसरा की जब बारी आए, जब आसिफ साहब की बारी आए, जब इमरान अली शाह साहब की बारी आए, तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह सिंध खतरे में पड़ गया, पाकिस्तान खतरे में पड़ गया, फेडरेशन खतरे में पड़ गई। आप इस बात को, लूटमार को, करप्शन को, तहकीक तफ्तीश को इस बात से ना जोड़े खुदारा कि ये पाकिस्तान खतरे में पड़ रहा है या जमहूरियत खतरे में पड़ रही है। और उसी वक्त जमहूरियत और पाकिस्तान खतरे में पड़ता है। बयानिया तो ये बनाया जा रहा है भाई सिद्दीकी साहब, जी बसरा साहब, मैं नसीम सिद्दीकी साहब, ये बयानिया तो यही बन रहा है। अभी अब एक ट्रेन मार्च शुरू हो रहा है, बिलावल साहब वो लेकर जाएंगे, और फिर भुट्टो साहब की बरसी है, जुल्फिकार अली भुट्टो की, और उस वक्त आपको पता है कि फिर जज्बात उभरते हैं और वो कहेंगे कि देखें ये एक कत्ल हुआ, फांसी दी गई, गलत फांसी दी गई जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल को, और आज देखिए वही तारीख दोहराई जा रही है, एक दफा फिर हमारे खिलाफ केसेस हैं। वो जगह जगह जाकर उनका प्लान यही है, वो ये कहेंगे, और लोग सादा हैं और वो जाहिर है कि सुनेंगे, वो कहेंगे वाकई कि शर्जील मेमन के खिलाफ इतने अरसे से केस चल रहा है, क्या हुआ? डॉक्टर आसिम के 400 अरब सुनते थे, 462 अरब रुपया जनाब उसकी करप्शन हुई है, कहां वो गए पैसे? कुछ नहीं हो सका, अब तक वो केसेस चल रहे हैं। तो ये सब बातें जब वो कहेंगे, बात सच है कि हमने तो केसेस भुगते हैं, अब भी भुगत रहे हैं, और साबित कुछ होता नहीं। जी उसामा, देखें इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मिलाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ा कद रखने वाले पॉलिटिशियन थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो उनकी दफ्तर जब आई, उनका भी पीपल्स पार्टी में और सियासत में पूरे इंटरनेशनली बहुत बड़ा कद था। तो मौजूदा जो क़यादत है उसको तो उनसे कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। अभी ये सिर्फ जो है वो अपनी करप्शन बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, कोई पाकिस्तान के मामलात से इनको इंटरेस्ट नहीं है। आप देखें जब असेंबली इजलास हम देखने के लिए या कवर करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो हल्के के लोग हैं उन्होंने इनको वोट दे के भेजा है कि वो इनके मसाइल हल करें, असेंबली में जाए, वहाँ पे कानून साजी करें। वहाँ पे सिर्फ इन लोगों को फिक्र लगी होती है कि ये अपनी करप्शन बचाओ मुहिम पे निकले होते हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को असेंबली में पेश किया जाए, जरदारी साहब के ऊपर केस ना चलाया जाए, साद रफ़ी को बुला के लाया जाए। क्या इसके अलावा कोई मसाइल पाकिस्तान के नहीं है? पाकिस्तान में गुर्बत जिस तरह है, जिस तरह लोग अपना वक्त गुजारते हैं यहाँ पे, उन लोगों को चाहिए कि गरीब आवाम से जो वादे किए थे अपने इलेक्शन में उनका पूरा करें। और मसला ये होता है कि ये केस को लिंगर ऑन करते हैं, ये धमकियां देते हैं गवाहान को, ये सबूत गायब करते हैं, क्योंकि इन्हीं के तमाम लोग ब्यूरोक्रेसी में लगे हुए हैं या जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इनके हमदर्द मौजूद हैं। अभी भी आपको पता है कि स्टेट बैंक की एक मुलाजमा है जिनको मुसलसल ये फेक अकाउंट्स में धमकियां दी गई हैं। इसी वजह से केस जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, क्योंकि सिंध में इनकी इजारादारी है, इनकी गवर्नमेंट है, तमाम चीज़ें इनके कंट्रोल में है। ये केसेस को आगे बढ़ने नहीं देते, ये डेटे ले लेते हैं, ये बीच में से सफात गायब करवा देते हैं। तो ये यहाँ पे बड़े मसाइल है वो सही। क्या सिंध में कोई और कानून है? सिंध क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है नसीम सिद्दीकी साहब? वहां पर क्या किसी मुजरिम को सजा नहीं हो सकती? वहां की अदालतें कोई और हैं? वहां मसला क्या है कि जनाब वज़ीर आला सिंध होगा तो उसका ट्रायल यहां पर आकर विफाक में होगा, वहां की बड़ी पार्टी होगी, आसिफ जरदारी, बिलावल होंगे तो यहां पर उनको बुलाया जाएगा, तो इससे वो कहेंगे कि जनाब ये तो ज्यादती हो रही है, हमारे साथ पहले भी ये होता रहा है। देखिए क्यों ज्यादती हो रही है। पिछले 10 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हर डिपार्टमेंट में उनके लोग लगे हुए और वो उनको हेल्प आउट करते हैं, वहाँ पे वो केसेस को सही तरह चलने नहीं देते। और अगर इस्लामाबाद में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, किसी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। इनके ऊपर कोई स्विट्ज़रलैंड या इंडिया में केसेस नहीं चलाए जा रहे, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इनके ऊपर केसेस चलाए जाते हैं। और जब इनका एतमाद है, अदालतों ने इनको बरी भी किया है, इनको रिलीफ भी दिया है, तो मीठा मीठा आपा पर कड़वा कड़वा थू थू अगर केसेस यहाँ पे इस्लामाबाद में चलते तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में केसेस चल सकते हैं। और फेक अकाउंट तो देखें अफनान, ये एक ऑफर आई थी बिलावल साहब की तरफ से जब मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है उन दिनों में,
कि अच्छा मेरा ख्याल है अफनान साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ है, मुझे प्रोड्यूसर बता रहे हैं। शौकत बसरा साहब, ये क्यों ऐसे है कि सिंध में क्या एहतसाब ही नहीं हो सकता? क्या सिंध में कोई कानून और है? ये अजीब सी बात नहीं है? पहली बात तो सामा की आप गलत क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट से कहा था कि अगर सिंध में हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या अदालतें जब फैसला दे दें किसी बात पे तो क्या फिर इस मकसद की अखलाक को उड़ाना चाहिए कि जी सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, सिंध को महरूम रखा जाए? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे चुकी है। बाकायदा आसिफ साहब ने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिया। अभी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। देखिए चक्कर क्या है, अभी जब आप ऊपर से लेके नीचे तक आपके वहां अफसरान होंगे, आपका वजीर आला होगा, आपके वजीर होंगे, फाइल किस तरह मूव होंगी? मुझे इतनी बात बता दे। तो अगर मैं फिर कह रहा हूँ तो पंजाब में भी तो था, 10 साल नून लीग की भी हुकूमत रही है। क्या नून लीग, इसका मतलब है नून लीग ने अपने लोगों को नहीं लगाया? पंजाब में अगर साफ शफाफ एहतसाब हो सकता है तो ये तो क्रेडिट नून लीग को जाएगा। इसको भी आगे देखिए, उन्होंने भी बड़ा शोर शराबा किया हुआ है। जब उनकी, आपको याद है कि जब तहकीक तफ्तीश दी गई थी कि यहाँ के जो आईजी लगे हुए हैं उनको ना दें, जब जीआईटी बनाई गई उन्होंने कहा कि बाहर के अफसरान क्यों डाले हैं? मेरा तो सामा भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपने कोई चोरी नहीं की, आपने पैसा नहीं खाया, आपने करप्शन नहीं की, आपने लूटमार नहीं की, आपने कमीशन नहीं, आपको क्या इतराज क्या है? मुझे तो खुशी होगी कि शौकत बसरा आपको फोन प्रोग्राम में ये कह रहा है कि मैं, शौकत बसरा ने अगर लूटमार की है तो मुझे तो लटकाएं चौकों के अंदर। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि पाकिस्तान में करप्शन, लूटमार, जिसकी वजह से आज गरीब आवाम गरीब से गरीब तर हो गई है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, मुल्क आपका कर्जों में डूबा हुआ है। अगर पहली दफा एहतसाब होने लगा है, इनको तो कहना चाहिए आए भाई करें हमारा एहतसाब, हमने कोई करप्शन नहीं साबित क्या हुआ है बसरा साहब? मुझे बताएं, अब तक साबित क्या हो सका है? अब तक जेआईटी ने जो रिपोर्ट दी है वो एक तरफ, जो माजी हमने देखा है उसमें मुझे बता दें कि क्या हो सका। सेनेटर सैफुर रहमान भी एक दौर में देखे गए, क्या साबित हुआ? अभी शर्जील मेमन को देख लें, डॉक्टर आसिम को देख लें, साबित क्या हो सका अब तक? क्या सामने आ सका है? 462 रुपए सुनते थे, अब भी कोई 100 अरब, कभी 50 अरब, ये जाली बैंक अकाउंट्स है, वो पैसा निकाल के लाए ना, फिर ये जाली अकाउंट्स का पैसा ले आए, कौमी खजाने में ले आए, किसने रोका है? उसामा भाई, ये आपने जो सवाल उठाया, ये हमारे अदालती निजाम के बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतने बड़े करप्शन के केसेस हैं तो साल लग जाते हैं, उसके ऊपर केसों के फैसले नहीं होते हैं। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया है कि मर्डर केस जो है वो 4 दिन में खत्म होगा, उसकी रीजन यही है कि यहाँ पर स्लो प्रोसेस है, प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत अपॉइंट करती है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन अभी आपने ये जो टाइमिंग देखे, अब क्यों हो रहा है सारा कुछ? जब रेफरेंसेस जरदारी साहब के खिलाफ फाइनलाइज हो गए, अपनी फाइनल स्टेजेस पे है तहकीकात, रेफरेंस दाखिल होने हैं, तो ये यकदम एक लॉन्ग मार्च आ गया कि जी। और मैं तो फिर कहता हूँ, इससे हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ये लॉन्ग मार्च करें, ये ट्रेन मार्च करें, ये धरना दें, ये जलसा करें, ये जुलूस करें, इनका ये आईनी और जमहूरी हक है। लेकिन अगर ये समझते हैं इससे ब्लैकमेल करके, इससे डरा के, धमका के हुकूमत को रोका जा सकता है कि ये हमारे साथ कंप्रोमाइज कर ले, हमारे साथ मुकमका कर ले, तो मेरे भाई खान साहब कहते हैं मेरी हुकूमत रहती है रहे, नहीं रहती ना रहे। यहाँ पर हर किसी का एहतसाब होगा, खा वो अलीम खान होगा, खा शौकत बसरा होगा, खा नवाज शरीफ होगा, खा आसिफ जरदारी होगा और खा इमरान खान होगा। अच्छा। इसलिए मेरे भाई, यानी ये ट्रेन मार्कर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो नसीम सिद्दीकी साहब, ये अब जरदारी साहब का वो इंटरव्यू, अफनान साहब पहले मैं आपसे बात करता हूं, चूंकि राब्ता आपसे बहाल हुआ है, कि ये जरदारी साहब ने कहा कि जाली अकाउंट से क्या होता है, तो पूरे पाकिस्तान में बिजनेसमैन इसी तरह करते हैं, तो असल मसला तो यह है कि ये पैसा करप्शन से आया हो तब गलत है, और वरना तो ये सब करते हैं। तो ये कैसे साबित होगा कि जनाब ये ओमनी ग्रुप अगर अमीर हुआ है, 15-20 साल में 1 से कई अरब तक पहुंच गए, इनके पैसा सरमाया, और इनको सब्सिडीज देते रहे, हुकूमत देती रही इनकी फैक्ट्रीज को, और दीगर इनको मराहत मिलती रही, इनके यहाँ से कंपनी से पैसा बाहर जाता रहा,
तो क्या आपको लगता है कि ये सारे काफी हैं, जेआईटी ने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये सबूत काफी होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्शन के लिए, सजा दिलवाने के लिए? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो भी तैयारी की है और जो भी इन लोगों के पास एविडेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा केस कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये जो कह रहे हैं कि इनके पास ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है तो फिर यकीनन इनका फिर केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं इस बहस के ऊपर क्या कहते हैं नहीं कि जरदारी साहब हैं या कोई भी हो जिसने भी करप्शन किया उसको पकड़ना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं कि सिंध से इनके केसेस निकाल के विफाक में लेके आएँ और पंजाब से जो है वो केसेस निकाल के वो भी विफाक में लेके आएँ, तो फिर KPK के केसेस भी निकाल के विफाक में लेके आने चाहिए। वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े भी आपने 100 अरब रुपए की सुनी होगी, BRT पेशावर की हो गई है, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर की तीनों की BRT अगर आप मिला लें तो वो 100 अरब रुपए की नहीं है। तो करप्शन जो है वो तो ज़ाहिर है कोई भी कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो, कोई भी हो, उसने जिसने भी माल बनाया है वो माल बाहर निकाल रहा है मुल्क से। ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम होते हैं, उसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान है। तो वो कोई भी कर रहा है उसको जो है वो पकड़ना चाहिए, किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। और नैब को जी अच्छा, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद साहब आपसे मैंने ये सवाल करना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस, इसी से मिलता जुलता केस इसहाक डार साहब का भी था, हुदैबिया पेपर मिल का केस, उसमें इसहाक डार साहब का बयान भी था, लेकिन आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही अरसा पहले वो केस खत्म कर दिया, जिसमें जबकि इसहाक डार साहब ने माना था कि जाली अकाउंट्स बनाए गए, उनके थ्रू पैसा बाहर गया, उनका सारा बयान भी मौजूद था मजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने बयान दिया था। तो अगर वो केस खत्म हो सकता है तो इस केस का क्या होगा? वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी का क्या बनेगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। नैब ने वज़ीर आला सिंध की पेशी से मुतल्लिक इलामिया भी जारी कर दिया गया है और इस इलामी में कहा गया है कि 1.5 घंटे तक तकरीबन सवाल जवाब होते रहे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, जिसमें ख़ास तौर पर जो जिक्र हुआ है वो ठट्ठा शुगर मिल्स का है कि सिंध शुगर मिल्स कॉरपोरेशन ने ठट्ठा शुगर मिल ओमनी ग्रुप को, जो कि आसिफ जरदारी साहब के दोस्त हैं, जिनको वो खुद कहते हैं कि मेरे दोस्तों को इसलिए पकड़ा जा रहा है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना है, वो ग्रुप ओमनी ग्रुप को क्यों फरोख्त की गई ठट्ठा शुगर मिल। और इसी तरह से दीगर शुगर मिल्स भी उनके पास गई और फिर उनको ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती थी। तो इसका जवाब नसीम सिद्दीकी साहब बड़ा सादा सा वो देंगे, कहेगी जी ये तो सरकार का ये सवाबदीद है, सिंध हुकूमत की सवाबदीद है, वो जिसको चाहे सरकारी ज़मीन हो, सरकारी फैक्ट्री हो, वो जिसको चाहे फरोख्त करे। जिस तरह अभी भी आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की बात तो हो रही है, तो ये हुकूमत अगर विफाकी हुकूमत प्राइवेटाइज कर सकती है, जो सरकारी अमलाक हैं या सरकारी कॉरपोरेशंस हैं उनको बेच सकती है, तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? उसामा देखें, ये वही बात है कि अंधा बाटे रोड़ियाँ अपने अपनों को। ये 12 करोड़ रुपए की शुगर मिल बेच रहे हैं। आपको पता है कि शुगर मिल कितने एकड़ों पे फैली होती है, उसके अंदर हाउसिंग होती है, लोग रह रहे होते हैं, कितना उसके अंदर फील्ड होती है, फिर फैक्ट्री की जगह होती है। तो ये तो जो अरबों रुपए के असासे हैं ये कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं और वो भी अपने जानने वालों को बेच रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। इन लोगों को तो कोड़े पड़ने चाहिए जो पाकिस्तान के पैसे को, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को इस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। कभी आप तो उसामा जाते हैं, आपने फील्ड में भी रिपोर्टिंग की हुई है, आपने देखा कि गरीब तो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा होता है और इनके तो कुत्ते भी बिस्कुट खा रहे होते हैं। और उसके बाद जब इनको बुलाया जाता है तो ये कहते हैं कि स्पीकर की जो कुर्सी है उसका तकद्दस पामाल हुआ है, वज़ीर आला की कुर्सी का तकद्दस पामाल हुआ है। तो जब ये लोग वहाँ पे बैठ के अकरबा परवरी और करप्शन करते हैं तो तब उस कुर्सी का क्या तकद्दस पामाल नहीं होता। तो इन लोगों को जब बुलाया जाता है, पूछा जाता है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो फेक अकाउंट्स के ऊपर, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तफ्तीश हो रही है, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने की है। JIT में टॉप के FIA के अफसरान थे, ISI से थे, IB से थे। क्या आपको हमारे इन तमाम इदारों के ऊपर भरोसा नहीं है? इन इदारों ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए काम किया और बेहतरीन वहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तफ्तीश की है, 200 अरब रुपया
बाहर मनी लॉन्ड्रिंग होके गया है, कहाँ से आया वो पैसा, किसने दिया, किस तरह अकाउंट्स में शिफ्ट हुआ, किस किस तरह आपने गरीबों के अकाउंट्स के अंदर उस पैसे को शिफ्ट करके मनी लॉन्ड्रिंग की। उसके बाद कहते हैं कि हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमें कोई पूछे ना, जबकि उन्हीं फेक अकाउंट से आपकी एयर टिकटें खरीदी जा रही हैं, उसी से बिलावल की टिकट आ रही है, उसी से एयान अली की टिकट आ रही है, बकरे खरीदे जा रहे हैं। तमाम फेक अकाउंट्स यूज़ आप कर रहे हैं, तो भाई आप अपने नाम से खोल लेते। अगर इतने ही आप शरीफ हैं, इतने ही सादा हैं, तो आप उसका हिसाब दे दें। किसी ने गर्दन से तो नहीं पकड़ा हुआ, कोई इनके सर पे बंदूक तो नहीं रखी हुई, इनको सिर्फ नैब में बुला रहे हैं, अदालतों में बुला रहे हैं। अयान अली का जिक्र किया, मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ। जी अयान अली का जिक्र किया, वो आ नहीं रही शौकत बसरा साहब। अब जी प्लीज प्लीज प्लीज। जी उसामा भाई, मैं ये ऐड करना चाहूंगा जनाब के आवाज आ रही है आपकी? जी अफरान खाली, अच्छा ये अफरान कुछ कहना चाह रहे हैं। अफरान प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपसे फिर बात करूं। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए करप्शन जो है वो बिल्कुल, ये जैसे इन्होंने कहा, अगर किसी ने भी किया इस तरह तो गलत है, लेकिन आप इस बात को जहन में रखें कि इस मुल्क की एक तारीख रही है, उस तारीख के अंदर करप्शन का स्लोगन उठा के ये कहा गया कि जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया था, जिन सियासतदानों ने इस मुल्क को बनाया था वो करप्ट है। फातिमा जिन्ना को कहा गया वो करप्ट है, लियाकत अली खान को कहा गया। मतलब कोई ऐसा बड़ा लीडर इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ जिसको इन्होंने ये नहीं बोला इस मुल्क के ही इदारों ने कि ये करप्ट नहीं है, क्योंकि अपने मकासद पूरे करने के लिए, अगर अपने ज़ाती मकासद को आप नेशनल मामलात के ऊपर ले जाएं और आप कहें कि जी इनको पूरा करने के लिए जो है वो आप नैब को इस्तेमाल करेंगे, तो कोई उसको मानेगा नहीं। बात ये है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आप एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा बनाएं जहाँ पे आप 2-3 जर्नैलों को भी पकड़ लें, जजों को भी पकड़ लें, सिविल ब्यूरोक्रेट्स को भी पकड़ लें और सियासतदानों को पकड़ लें, सबको मानना पड़ेगा। अभी हो ये रहा है कि आप ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म करनी है, इसलिए जरदारी साहब को टाइट करो। अगर पीटीआई गवर्नमेंट को मजीद मजबूत करना है तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाली केसेस बनाओ। क्या 2002 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने काफ लीग नहीं बनाई थी? क्या नैब को इस्तेमाल करके काफ लीग नहीं बनाई गई? क्या अयूब खान ने कहते हैं करप्शन का नारा नहीं लगाया था क्या? और उसके बाद मुल्क तोड़ दिया, किसी ने पूछा ही नहीं आज तक उनसे। तो आज भी माल आप इस साल पीएसडीपी का सारा पैसा जो है वो नहीं खर्च हुआ। आप कोई पूछने वाला है कि वो पीएसडीपी का पैसा जो इस गरीब मुल्क के लोगों का है, जिस मुल्क के अंदर ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, वो 545 अरब रुपए कहाँ गया? किसी ने पूछा? क्या किसी ने ये पूछा कि एनएफसी अवार्ड के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो पैसा जिस सूबे को देना था वो दिया गया है कि नहीं किया गया? अगर आपने कानून को नहीं मानना तो फिर आप वैसे ही खत्म कर दें सारा कुछ। आप जो जिमाए करते रहे, जंगल का बादशाह कहते हैं, बन जाए आप, और आप जिस मर्जी को जो मर्जी। मतलब यहाँ पे हाल ये है, ये मुझे बताया जिन लोगों ने बनाया है वो दूसरों को कह रहे हैं 18वीं तरमीम जो है ये किस तरह। अच्छा मैं आता हूँ अफनान, ये 18वीं तरमीम की जो आप बात कर रहे हैं, बसरा साहब भी वकील है। बसरा साहब, ये 18वीं तरमीम कैसे खत्म हो सकती है? आपकी हुकूमत ये करना चाह रही है, कैसे करेगी? मुझे जरा समझाएं। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी, आपके पास तो। जी बसरा साहब। बिल्कुल कोई खत्म नहीं कर रहा सामा भाई, ना खत्म होने जा रही है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अब आप अंदाजा ये कीजिए, मैं फिर कहता हूँ बिलावल साहब नौजवान है और जाहिर है उनके पास टाइम पड़ा है सियासत के लिए, लेकिन आप उनकी बुखलाहट, परेशानी कि बिलावल साहब से जो स्टेटमेंट दिलवाया गया और हर टीवी चैनल इंडिया पे वो चल रहा है कि उन्होंने कहा कि जी इसलिए पकड़ा गया कि उनके आगे जहाज से इनको मार ना दें। आप मुझे अंदाजा ये करें कि आप हर सूरत हाल इनको अब नजर आ रही है जी, आप 18वीं तरमीम भी जा रही है, अब फौज भी गलत कर रही है, अब अदालतें भी गलत कर रही हैं, अब इन पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस वक्त ऑल ऑफ सडन क्या क़यामत आ गई है, यानी कि फौरी तौर पर ये जो बयानिया हो गया है इसके ऊपर इनको, तो मैं फिर कहता हूँ अभी भी इनको होश और अकल के नाखुन लेने चाहिए। इनकी जो पैनिक है, इनका जो शोर शराबा है, ये खुद गिल्टी हो रहे हैं। आप बताइए कि लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे? लेकिन पैनिक इसलिए है बसरा साहब, ये केस 2015 में दर्ज हुआ था, ये जाली अकाउंट्स का केस, ये एफआईए ने 2015 का एक केस है और गालिबन जून का महीना, 15 गुजर गया, 16 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18, ये फिर अब आके ये आपकी हुकूमत में आके इसमें तेजी क्यों आ रही है? और फिर बिलावल कह रहे हैं मैं 3 साल का था जब ये पार्क लेन सारा ये मामला बना, ये सोसाइटी बनी। सामा भाई इसलिए कि मैं फिर कहता हूँ कि शौकत बसरा एक पीपल्स पार्टी का कारकुन था और आज पंजाब के अंदर मेरे ख्याल में 2 या 3 और रह गए हैं। कोई मुझे गिन के बता दें कि जो मुकमका था नून लीग का और पीपल्स पार्टी का कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें नहीं छेड़ेंगे, वो केसेस तो बना दिए गए।
अब तहरीक इंसाफ ने जो मैंडेट लिया था, तहरीक इंसाफ ने जो वोट लिया था, इमरान खान की कमिटमेंट थी कि मैं यहाँ पर एहतसाब करूंगा, यहाँ पे जिसने मुल्क को लूटा वो कटहरे में आएगा। उन्हीं केसेस को उठाया गया ना उसामा भाई। बताएं कि क्या ये इमरान खान साहब ने विक्टिमाइज करना होता या तहरीक इंसाफ ने करना होता तो हम इनके खिलाफ नए केसेस बनाते। ये तो वही केसेस हैं जो ये एक दूसरे के खिलाफ बनाते रहे। बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है हम तो आप इनको एनआरओ, मरियम ने आज कहा, मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है अगर अलीमा को और जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ मिल सकता है, हुकूमत ने एनआरओ दिया, इमरान खान ने एनआरओ दिया, तो वो उनको एनआरओ दे चुके हैं और अब आप कहते हैं हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। वैसे तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब तो एनआरओ दे ही नहीं सकते किस हैसियत में, ये सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है। मैं आता हूं फरहान, इसका जवाब लेकर, दोनों बातों का जवाब आपसे। बसरा साहब। अच्छा कि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। अलीमा खान ने क्या, जब अलीमा खान को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया या एफबीआर ने नोटिस लिया तो क्या तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब उनको बचाने के लिए आए? उनका केस क्या था? उनका केस ये है कि उन्होंने कोई जो जायदाद बनाई उसको पर टैक्स अदा नहीं किया। वहां भी करप्शन किस तरह आ गई? ये ऐसे करें ना, फर्ज करें अगर इनको हमने छोड़ दिया या एनआरओ दे दिया है, उस एनआरओ के अगेंस्ट क्या देख रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी? जाए सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट फाइल कर दे, जाए जाके चीफ जस्टिस साहब को कहें कि जहांगीर तरीन साहब को भी एनआरओ दे दिया। इसका पहले जवाब लेते हैं। फरहान आप बताएं, आप कह रहे हैं कि मैं कब वो उनकी डिफेंस में आया, उन्होंने वकील करके दिया, उनको जुर्माना एक तरफ ये कह रहे, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा मुकमुका है पीएमएलएन और पीपल पार्टी का, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम ही ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए हैं। ये कैसा मुकमुका है जिसके अंदर हम एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के केसेस बना रहे हैं? तो ये बात जो है, ये देखें बात, अब मैंने दोबारा जो शुरू में बुनियादी बात कही है उसी के ऊपर जब तक मामला नहीं आएगा कोई किसी को नहीं मानेगा। ये बुनियादी तौर के ऊपर ब्लैकमेलिंग हो रही है करप्शन के नाम के ऊपर, और एक्चुअली जो है वो मसला करप्शन का है नहीं है। एक्चुअली मसला जो है वो इख्तियार का और इख्तियार का है। और उसके अंदर जो है वो बेसिकली जो है देखें, ये एनआरओ की बार बार बात करते हैं। आप मुझे माजी में जो नून लीग के दौर में जरदारी साहब पर केस बने वो भी गलत थे। कहना चाहूंगा यहाँ पे कम से कम पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने आके मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को आकर कहना चाहिए कि हमने जाली केस बनाए थे, जरदारी साहब ने कभी कोई करप्शन नहीं की थी, हमने जो उनको 10 साल जेल में रखा हमारी बहुत बड़ी गलती थी और आज हम उस गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं, आज हमें भी उनका सामना है। वो कहें कि जरदारी साहब पाक साफ आदमी है और उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है और कोई 10% नहीं, कोई इमरान खान साहब कहे उन्होंने कभी करप्शन की नहीं थी। और हम नहीं आप पहले हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पाक साहब ये भी करप्शन है, हम ये मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब पाक साहब आदमी हैं। अलीमा खान साहब की अरबों रुपए की जायदादें बिल्कुल हलाल के पैसे की हैं। उज़मा खान साहब की जो जायदादें वो हलाल के पैसे की हैं। जहांगीर तरीन की जो जायदादें वो बिल्कुल हलाल 100% बिल्कुल वाइट मनी है। और अलीम खान साहब की भी जायदादें वाइट मनी की बनी। हम तो ये कह रहे हैं बेसिकली, हम ये क्यों कहें, क्या कहते हैं कि जरदारी साहब, भाई बात ये है कि जरदारी साहब पे जो केसेस हैं वो आप उनके ऊपर, उनके खिलाफ आपने बनाए हैं, आप उनको चलाएं। कोई इसको, ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि करप्शन जो है वो कोई जैसे, बात ये है कि करप्शन का मसला ही नहीं है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है करप्शन के नाम के ऊपर। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि माल खाना है और जिन इदारों ने माल खाना है वो इस्तेमाल कर रहे हैं सियासतदानों को अपने मकासद पूरा करने के लिए, और वो उन्होंने ये सर्कस लगाया हुआ है। इमरान खान साहब उस सर्कस के अंदर सबसे बड़े उनके सपोर्टर हैं। इमरान खान साहब को एनआरओ दिया गया 25 जुलाई को, जिसके तहत पीटीआई की हुकूमत आई और वो आगे उनको साथ ये बता दिया गया कि तुम करप्शन करते रहना और बस कुछ ना करना, बाकी जो हम कह रहे हैं वो करते जाओ। उसामा आप देखें, ये अफवान साहब अजीब बात कर रहे हैं, इस वक्त मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये शोशा ड्रामा लगाया हुआ है, एफएटीएफ ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दी, ग्रे लिस्ट में आप गए हुए हैं। मेरी गुजारिश सुन ले। एफएटीएफ की जो मामलात हैं उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने जिक्र किया है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग किस दौर में हुई है, करप्शन हुई है तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ना, इस बात का जवाब दे। फिर चंद एक सियासतदानों के पॉइंट्स, चंद एक सियासतदानों का नाम लेके आप नैब को बदनाम करते हैं। नैब ने कितने ही लोगों को पकड़ के कितनी रिकवरी करवाई है वो आपको नहीं पता कि कितनी रिकवरी नैब करवा चुका है। केपीके के अंदर जो आप लोगों ने ठीक है, पकड़े उनको भी, जो केपीके से भी लोग पकड़े जा रहे हैं, बोर्ड होनी चाहिए। केपीके के वजीर आला के ऊपर करप्शन का केस नहीं है क्या? परवेज खटक के ऊपर करप्शन का केस नहीं है क्या? इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का केस नहीं है? बात ये है कि ये एनआरओ उन्होंने 22 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर यूज किया, जबकि 35 करोड़ रुपए की फैसिलिटी शहबाज शरीफ देते रहे, नवाज शरीफ का जहाज इस्तेमाल करते रहे। आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनने का शौक था, तख्ती लगाने का, वो उनका शौक पूरा हो गया है।
बाकी उनकी बला से क्या कहते हैं, मुल्क उनके हाथ में है ही कुछ नहीं। 7 महीने इस गवर्नमेंट को हो गए, अभी तक इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं आया। रोज बिजली महंगी कर रहे हैं और कह रहे हैं करप्शन को। भाई अगर आप तो ईमानदार लोग हैं ना, 200 अरब रुपए की करप्शन आप बोलते थे रोजाना हो रही है, अब खत्म हो गई है ना, तो किधर है पैसे? आप लगाए ना आवाम के। आप बिजली का गैस क्यों बिल क्यों महंगा करते हैं भाई? आप गैस का बिल महंगा करते हैं, आप गरीब लोगों को क्या कहते हैं, उनकी जेबों से पैसे निकाल के अमीर लोगों की जेबों में डालते हैं, और अब आपको और फिर कहते हैं करप्शन है। और भाई ये केसेस की आप जो बात कर रहे थे, ये किसी ने पीटीआई ने केसेस नहीं बनाए, ये पनामा जो है ये पीटीआई लेके नहीं आई थी। पनामा जो है वो जर्मन दो काफी थे, उन्होंने फाइंड आउट किया था। आप जरा हकाइक को मसक ना करें ना। पनामा जो है वो बाहर से केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में चला है, जो आपके लीडर ने कौमी असेंबली में खड़े होकर और टीवी पे आके कौम से खिताब किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये सबूत है। वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए या कोर्ट में गए, क्यों नहीं वो सबूत पेश किए? वो क्यों मनी ट्रेल वहां पे नहीं दी? आप अपनी बात करें ना, जो करप्शन की है, जो गवर्नमेंट की है। हम अपनी बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब करप्ट हैं, अलीमा खान साहिबा करप्ट हैं, 5 साल बाद वो लोग आएंगे, 5 साल वो गवर्नमेंट करेंगे, उनके ऊपर भी कोई इल्जाम होंगे तो उसको भी सामने लेके आएंगे। लेकिन अभी तो जिन लोगों ने 25-30 साल गवर्नमेंट की, उनको चाहिए ना कि उनकी करप्शन सामने लेके आए, वो मनी ट्रेल अपनी सामने लेके आए। इलाज बाहर जाके कराना है, इस मुल्क में एक हॉस्पिटल बना सके जिसमें जाके वो अपना इलाज करवा सके। उसका बताएं क्या कहते हैं, कितने अस्पताल आपने केपीके में बनाए? आप लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में करवाते हैं इलाज जाके? अब नेक्स्ट टाइम बीमार होंगे ना, आप लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर जाइएगा। भाई 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपने कौन सा अस्पताल बना लिया जहाँ पे आपके लीडर का इलाज हो जाए? आप सिर्फ बातें करने, 30 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, बातों की बात आप इधर कर रहे हैं या इस गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। 30 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। हाँ तो 30 साल का और 6 साल का 6 साल उनका भी हिसाब हो रहा है, उनका भी हिसाब हो रहा है जो उन्होंने 6 साल में आपने कितना अर्सा किया? 6 साल में आपने कितने बनाए हैं? आप 30 साल का जवाब दे देना, 6 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए? 6 साल का जवाब ले लें। केपीके के लोग रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आके इलाज कराते हैं आज भी, हार्ट का। वहाँ पे हार्ट का हॉस्पिटल मियां साहब से कहे वहाँ पे आके इलाज करा ले। आके यहाँ पे मियां साहब से कहे वहाँ पे आके इलाज करा ले। अगर इतना अच्छा हॉस्पिटल बना दिया तो हम करा लेते हैं। आप तो कराई नहीं, आप तो भाग रहे हैं वहाँ से। जो हॉस्पिटल आपने बनाया है, ओ भाई केपीके क्या है? वफाकी हुकूमत आपके पास, पंजाब गवर्नमेंट आपके पास। लोगों ने जो है वो दूध और शहद की नहरें भाई हैं, आप उधर हम वहाँ पे करा लेते हैं जाके इलाज। बात ये है कि आप लोग जो है वो, अच्छा एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं बसरा साहब से, हो रहे हैं आप लोग हम तो तजिया कर रहे हैं, दूसरों को पीटीआई ने करप्शन किया था, आप भी पकड़ेंगे साहब। मेरी भी गुजारिश सुनिए शौकत बसरा साहब, ये जो सर्कस कह रहे हैं, नून लीग कह रही है कि ये सर्कस लगाया हुआ है आपने, करप्शन नहीं, अपनी करप्शन, अपनी जो आपकी मायूस कुन कारकर्दगी है उस पर पर्दा डालने के लिए लोगों का ध्यान उस पर ना जाए, इसलिए करप्शन का क्या नारा मैं किसी को नहीं दूंगा, ये नारा वो लगा रहे हैं। हालांकि इमरान खान तो किसी का नारा दे भी नहीं सकते। सर अगर ये सर्कस समझते हैं तो फिर चीखें क्यों निकल रही है, फिर शोर क्यों डाल रहे हैं भाई? क्या देखिए अभी कितनी अफसोस की बात है, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, चीखें निकलने वाली। किससे चल रहे हैं यार? आपको 4 दिन जेल में बंद कर दे तस्लीम साहब, आपकी चीखें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बात सिर्फ इतनी है कि आपको अगर 4-5 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाए को नैब केसेस में, जिसको जीआईटी ने इंटेरोगेट किया और उसमें कोर्ट ने उनको करप्शन में, लूट मार में 7 साल की सजा दी है, और अब अंदाजा ये करें क्या क्या बहाने लगाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको 100 साल की जिंदगी दे, उनको सेहत दे, लेकिन बहाना क्या है? कभी दिल का बहाना, कभी गुर्दों का बहाना। भाई हम तो मुखालिफ है, अदालत कह रही है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं मियां साहब को जिसका इलाज ना हो सके। आपने एक दिन जेल में नहीं गुजारा आज तक। बात ये है जिस दिन एक दिन जेल में गुजारना पड़ा ना, उनको लग पता जाएगा उस वक्त उठाए आप लोगों को ये सारा कुछ घूम जाएगा, आप लोगों को सब याद आएगा। क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ आपको जेल जाना पड़ेगा। इमरान खान कभी जेल में नहीं गए, उनको पता लग जाना पड़ेगा निकले वो जेल में जाएं तो। आज तक इमरान खान जेल गए नहीं, आप दूसरों को भाषण दे रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। कहते हैं जिस दिन 4 दिन जेल में, मुशर्रफ दौर में चंद दिन उनको रहना पड़ा था हिरासत में। उसामा भाई आपको याद होगा जिस दिन मियां शहबाज, वो सुबह गए थे, शाम को आ गए थे बाहर, सुबह गए थे और उन्होंने नाश्ता करा। और भाई से ये कहूंगा कि अच्छा बसरा साहब की बात मुकम्मल हो जाए, फिर एक बड़ा अहम सवाल है जी बसरा साहब, बात मुकम्मल करें। अच्छा कल फिर हेयरिंग है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मेरी एक रिक्वेस्ट है सिर्फ, मैंने से ये कहता हूं बसरा साहब कि वही अदालतें हैं जिनको आप जब आपके हक में फैसला आ जाते हैं उन अदालतों की तारीफ करते हैं, उन अदालतों को शादियाने बजाते हैं।
अभी भी मेरे भाई, आप हमारे खिलाफ जो सबूत, अगर नैब हमें इंटेरोगेट नहीं कर रहा, FIA इंटेरोगेट नहीं कर रहा, आप सबूत इकट्ठे करें और चले जाएं, सुबह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाए और जाके कहेंगे इमरान खान ने ये करप्शन की है, शौकत बसरा ने ये की है, जहांगीर तरीन ने ये की है, अलीमा खान ने ये की है। आपको किस चीज पे इतमाद? कभी आप कहते हैं के बारे में है, खलाई मखलूक है, और उसके बाद तारीफें करने शुरू कर देते हैं। अच्छा अफनान, ये नून लीग इकट्ठे कर रही है सबूत, ये जो जिस तरह से अभी हाल ही में आया कि जनाब हम लोग शौकत खानम है, उसके लिए भी कंपनियां बनाएंगी, आप उसका हवाला दे रहे हैं, आबिद शहरी का हवाला दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी कर रहे हैं। देखें हम भी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इनको लेके आए वो भी इकट्ठा करके उन्होंने मवाद रख लिया है। जिस दिन इन्होंने जरा चूचरा की तो इनको भी उठा के इनका भी वही असर होगा जो बाकी सबका हो रहा है। तो ये अभी इनको ये वाली बातें इसलिए नहीं समझ में आ रही, बसरा साहब आपकी बारी भी आने वाली है। ये पहली दफा अभी इनको ओहदों का इनका शौक पूरा हो रहा है, कोई गाड़ियों को ले रहा है, कोई तनख्वाहें बढ़ा रहा है, कोई बाहर की ट्रिप पे जा रहा है, कोई हार्ले डेविडसन निकाल रहा है। तो बाकी हुकूमत जो है वो खुद ही एक ऑटो पायलट लगा हुआ है, कोई कभी जहाज कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो वो जो है वो इनका शौक अभी कुछ दिनों और चलेगा। अच्छा। वो उसके बाद ये सारा कुछ उलट जाएगा। मैं देखें, इस मुल्क की तारीख इस चीज़ की गवाह है, ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे। जो लोग ये कर रहे हैं सारा कुछ, वो सारे के सारे जो हैं वो उनको भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने उल्टे काम किए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कानून सारा सुबह शाम बोलते हैं, इनमें से कभी किसी ने परवेज मुशर्रफ के बारे में बात की है? क्या इन्होंने कभी परवेज मुशर्रफ के जो आर्टिकल 6 के बारे में बात की है? मुझे सिर्फ ये बता दें, जो भी फैसला अदालत का होगा क्या माना जाएगा? कल फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत के लिए दरखास्त है, उनके चूंकि सेहत ठीक नहीं है, इलाज उनको करवाना है उसके लिए। तो जो भी अदालत फैसला करेगी मुस्लिम लीग उनको कबूल होगा? बिल्कुल कबूल होगा। देखें, हमने पहले भी अदालतों के फैसले जो हैं वो चाहे हमें पसंद हो ना हो, हमने माने हैं। हमको ये थोड़ी है कि हम अपनी कोई फौज अपना लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करके सुप्रीम कोर्ट के जजों को निकाल कर रिहाई मिलती है और कहा जाता है कि उनका इलाज जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक करवाया जाए, और जो नजर आ रहा है कि वो मुल्क में नहीं, वो लंदन में इलाज करवाना चाहते हैं, तो फिर कोई आपको एतराज तो नहीं होगा हुकूमत को? फिर तो हुकूमत बेबस होगी। जी बसरा साहब। अच्छा सिद्दीकी साहब आप यही सवाल आपसे। जी बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट तो एतराज़ कर ही नहीं सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे देगी तो हुकूमत को तो मनोन मानना पड़ेगा। लेकिन उसामा, आपको पता होगा कि आज मुशर्रफ गद्दारी के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस के वहाँ पे रिमार्क्स थे कि ये जो मुलजिमों को बाहर जाने की इलाज के लिए इजाज़त दे दी जाती है, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो उन्होंने अभी मुलजिम की बात की है। तो अगर मुजरिम को इस तरह बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी जो सज़ा याफ्ता है, तो इस किस्म के 5000 केस जो है वो इस प्रेसिडेंट को लेके लोग आगे आ जाएंगे अपने वकीलों के ज़रिए कि हमारे भी बेशुमार लोग जो है वो जेल में इस वक्त बीमार पड़े हुए और जिनके पास पैसे हैं वो कहेंगे हम बाहर इलाज करवाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मेरे ख्याल से सेट होगा। एनआरओ देखा कितना अच्छा है आपने ये मुशर्रफ की अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये एनआरओ का अंजाम होता है। नहीं, मुशर्रफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने एक मामला बताया कि जो डिस्कस हुआ कोर्ट के अंदर, मुशर्रफ को तो आपने भेजा था, हमने आर्टिकल 6 जिसने इस मुल्क में लगाया है, क्योंकि उसको सजा नहीं हुई, उसके ऊपर सजा नहीं हुई भाई मेरे। आप अगर कोर्ट लॉ लैंग्वेज समझते हैं, आप लॉ समझते हैं, तो आप जब तक बहुत सजा दे दी जाए जब तक मुल्जिम। साहब आपका बहुत शुक्रिया, अफनानुल्लाह आपका और शौकत बसरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल अमीर अब्बास आपके साथ होंगे तब्दीली प्रोग्राम के साथ। मोहम्मद उसामा गाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।